नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्दी इंडिया में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आज है रविवार और हर शनिवार रविवार हम आपके लिए लाते हैं ये खास प्रोग्राम, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल। तो आज हम बात करेंगे साइनस से जुड़ी समस्या की। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारी फोन लाइंस आपके लिए खुल चुकी है। अगले 1 घंटे तक हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल भी जुड़ रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। साइनस एक बहुत ही आम समस्या है और दुनिया भर के लाखों लोग इस समस्या से प्रभावित हो रहे हैं। इस स्थिति में नासिका मार्ग और साइनस में सूजन आ जाती है। साइनस या साइनस संक्रमण जैसी बीमारी को आमतौर पर लोग खांसी जुकाम के नाम पर नजरअंदाज कर देते हैं। साइनस संक्रमण के लक्षण। साइनस संक्रमण के लक्षण क्या होते हैं, जरा ये भी जान लीजिए। नाक बंद, बदबूदार सांस, थकान, बुखार, खांसी, पोस्ट नेजल ड्रिप, नेसल पॉलिप, दांतों या जबड़े में दर्द, सूंघने या स्वाद लेने की क्षमता में कमी आना, चेहरे पर छूने में दर्द महसूस होना। साइनस के कारण क्या होते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। मौसमी एलर्जी, वायरल संक्रमण, बैक्टीरियल संक्रमण, फंगस संक्रमण, रासायनिक और वायु प्रदूषण के कारण, कमजोर इम्यून सिस्टम के कारण। साइनस के लिए क्या जांच करानी चाहिए? ब्लड टेस्ट, बलगम की जांच, नाक या साइनस का एक्सरे या सीटी स्कैन करना, नाक की एंडोस्कोपी, गंभीर स्थिति में सीटी स्कैनिंग। अगर साइनस का सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो इससे नाक में दर्द रहने लगता है और इससे मेनिंजाइटिस, ब्रेन में फोड़ा या हड्डी का संक्रमण भी हो सकता है। इसलिए सही समय पर इस बीमारी का इलाज कराएं। हेल्दी इंडिया के लिए गीतू चौहान की रिपोर्ट। तो आज बात होगी साइनस की समस्या की। आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अश्विनी कुमार ईएनटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर ललित वर्मा, डॉक्टर यतिन सेठी और साथ ही डॉक्टर सुगंधा सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सभी ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज हम साइनस को लेकर चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले जानते हैं साइनस होता क्या है। डॉक्टर अश्विनी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, साइनस आखिर होता क्या है, जरा आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाएं। साइनस बेसिकली एक नॉर्मल एनाटॉमी है जो कि हमारे फेशियल बोन्स में डिफरेंट जगह पर होती हैं, जिसको हम लोग फ्रंटल साइनस बोलते हैं, जो आगे सर के हिस्से में होता है। मल्टीपल इथमॉइड साइनस होते हैं, 2 मैक्सिलरी साइनस होते हैं और स्फेनॉइड साइनस होते हैं जो सबसे पीछे होते हैं। तो ये साइनसेस नॉर्मल होती हैं। साइनस में इन्फेक्शन होना एक जो हम लोग साइनोसाइटिस बोलते हैं, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, और उसके विषय में हम बात करेंगे आज के शो में। जी बिल्कुल। डॉक्टर ललित, आपसे हम जानना चाहेंगे आखिर साइनस के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हम उन्हें समझें अगर किसी को ये समस्या होने वाली है या हो रही है? साइनस के सिम्टम्स बेसिकली डिपेंड्स करता है कि किस पर्सन का कौन सा साइनस इन्वॉल्व है, किस साइनस में बीमारी ग्रसित है। साइनस अपने आप में एक एनाटॉमिकल टर्म है। जब इसकी कोई सूजन होती है, बीमार, उसको हम साइनोसाइटिस बोलते हैं। तो एक्चुअल में बीमारी का नाम साइनोसाइटिस है, ना कि साइनस है। तो साइनोसाइटिस में फ्रंटल साइनोसाइटिस हो सकती है, मैक्सिलरी साइनोसाइटिस हो सकती है, इथमोइडल साइनोसाइटिस हो सकती है, स्फेनोइडल साइनोसाइटिस हो सकती है। कई बार जब सारे साइनस इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम पैन साइनोसाइटिस बोलते हैं। पैन साइनोसाइटिस में मेनली सबसे कॉमन है कि मरीज का सिर दर्द होना, चेहरे पे भारीपन होना, नाक बंद हो जाना, नाक से बलगम मवाद का रिसाव होना। इसकी वजह से मरीज को जब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, साइनस इन्फ्लेमेशन की वजह से नेजल म्यूकोसा कंजेशन हो जाता है, तो साइनस की वजह से नाक बंद होने लगती है साइनोसाइटिस में, और हेडेक होने लगता है। तो मरीज को लगता है कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये एक सीरियस बीमारी की तरह बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जी डॉक्टर यतिन, और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? क्या ये कुछ समय के लिए होता है या लाइफ टाइम चलता है? देखिए, साइनस में अगर साइनसाइटिस की आप बात करें, साइनस तो एक नॉर्मल टर्म है, उसका अगर इन्फेक्शन हो जाए तो साइनसाइटिस कहा जाता है। और साइनस में एक बहुत कॉमन, एक आम भाषा में अगर समझाऊं, साइनस जो है एक एयर कंडीशन की तरह काम करता है। जैसे एयर कंडीशनिंग हमारे रूम के लिए होती है, ऐसे हमारे चेहरे के लिए साइनस जो है एक एयर कंडीशन का काम करता है। तो जो भी सांस हम ले रहे हैं हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है
उसको फ़िल्टर करना, उसके अंदर उसकी एयर कंडीशनिंग करना, तो हम जो भी सांस लेते हैं, चाहे बाहर का टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी कुछ भी हो, हमारी लंग्स तक जो सांस पहुंच रही है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे पहुंचती है। तो साइनस में पूरे 24 घंटे एक म्यूकस या बलगम या रेशा जिसको कहते हैं कॉमन टर्म में, वो बनता रहता है। तो जिसकी वजह से साइनस जो है हवा को ठंडा करता रहता है। अगर साइनस किसी तरह ब्लॉक हो जाए या उसमें रेशा ज़्यादा बने, जैसे एलर्जी के अंदर रेशा ज़्यादा बनता है, तो उसमें वजह से वो ना साइनस ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने की वजह से वो रेशा साइनस में इकट्ठा हो जाता है और वो इन्फेक्शन करता है। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट जो साइनस का है, जो साइनसाइटिस का ट्रीटमेंट जो है, वो मेडिसिन्स होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें कुछ दवाइयाँ, नाक का स्प्रे और स्टीम वगैरह ये सब दिया जाता है। ये होता है ट्रीटमेंट एक्यूट साइनसाइटिस में। अगर किसी मरीज़ को साइनसाइटिस बार बार होता रहे, उसको हम कहते हैं क्रॉनिक साइनसाइटिस जो लंबे टाइम रहे, या सीजनल साइनसाइटिस जो सीज़न में साल में 2 या 3 बार आए, तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अगर वो क्रॉनिक साइनसाइटिस बन जाता है या उसमें नाक में मस्से बन जाएं, तो उसका ट्रीटमेंट फिर सर्जरी द्वारा किया जाता है। जी ठीक है डॉक्टर सुगंधा, और कैसे पता चले कि किसी को साइनोसाइटिस हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से लक्षण तो बताए गए हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या जानकारी, क्या जांच करवानी चाहिए लोगों को अगर वो इस बीमारी से पीड़ित हैं? डॉक्टर सुगंधा, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, ज़रा एक बार अपना माइक ऑन कर लीजिए। जी डॉक्टर सुगंधा, आप म्यूट हैं, एक बार अपना माइक ऑन कर लीजिए। सुन पा रही हैं डॉक्टर सुगंधा? डॉक्टर सुगंधा, आपको आवाज़ आ रही है? आप अनम्यूट कर दीजिए एक बार, माइक अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर सुगंधा, आवाज़ मिल रही है आपको? जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए एक बार डॉक्टर अश्विनी जी का रुख कर लेते हैं, तब तक डॉक्टर सुगंधा अनम्यूट कर रही हैं अपने माइक को। डॉक्टर अश्विनी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कराने चाहिए? सबसे पहले अगर कोई मरीज़ आता है कंप्लेन लेकर साइनोसाइटिस की, तो हमें एक प्रॉपर हिस्ट्री लेनी चाहिए उनकी फैमिली हिस्ट्री लेनी चाहिए उनकी, और सीजनल है, पेरिनियल है, थ्रू आउट द ईयर है, किस सीजन में प्रॉब्लम हो रही है वो जानना चाहिए हमें। एलर्जी की हिस्ट्री है कि नहीं है, हमें ये पता करना चाहिए उनसे। और उसके बाद फिर जो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, इमेजिंग होती हैं, एंडोस्कोपीज़ होती हैं, उसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि प्रॉब्लम किस साइनस में है और उसका क्या क्या हमें उपचार करना चाहिए। जी ठीक है डॉक्टर ललित, और साइनोसाइटिस होता क्यों है, मतलब कि ये किस उम्र के लोगों को हो सकता है और क्या इसके कारण रहते हैं मुख्य तौर पर? साइनोसाइटिस सभी एज ग्रुप में कॉमन है, बच्चों में भी पाया जाता है, बड़ों में भी, अडल्ट्स में भी पाया जाता है, ओल्ड एज में भी मिलता है। इसका मोस्ट कॉमन कॉज एलर्जी है। एलर्जी एक बहुत मेजर कॉज है जिसकी वजह से साइनस का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जब एलर्जी एक लंबे समय तक बनी रहती है तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन जनरली जब बॉडी की इम्यून रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तभी फंगल इन्फेक्शन होता है। जनरल केसेस में फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है, नॉर्मली बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन में बहुत मेजर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है अनटिल अनलेस कि उसको कोई सीवियर पेन नहीं हो रहा है, हेडेक नहीं हो रहा है, तब तक हम उसको एज ए वायरल इन्फेक्शन ट्रीट करते हैं। जब हेडेक या सीवियर बॉडी या फटीग टाइप की फीलिंग आने लगती है तब फिर हमको लगता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, तो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरह इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है और फिर उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह से ट्रीट करना पड़ता है। जी डॉक्टर यतिन, और एलर्जी किस तरीके की हो सकती है? क्या ये नाक से जुड़ी हुई एलर्जी होगी या किसी भी तरीके की एलर्जी हो सकती है जिससे कि साइनोसाइटिस हो सकता है? यकीनन साइनस जो होता है वो नाक की एलर्जी यानी रेस्पिरेटरी एलर्जी इसको कहते हैं। यानी जो भी हम सांस ले रहे हैं, खासकर दिल्ली जैसे शहर में, बिकॉज पिछले कुछ सालों में आप सबने पढ़ा है कि प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, तो उस वजह से साइनसाइटिस के केसेस बहुत ज़्यादा हम आजकल देख रहे हैं अपने हॉस्पिटल्स में, ओपीडीज़ के अंदर। सिर्फ अस्थमा या सीओपीडी या लंग की प्रॉब्लम नहीं है, पॉल्यूशन की वजह से साइनस की दिक्कत भी इस वक्त बहुत बढ़ गई है। और हमारे पास जो साइनसाइटिस के जो पेशेंट पहले आते थे और अब आ रहे हैं, उसके अंदर काफ़ी यंग लोग, यानी जो एज है वो अब काफ़ी कम हो गया। बच्चों में साइनसाइटिस बहुत कॉमन हो रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा कारण जो है नेज़ल एलर्जी, जो रेस्पिरेटरी एलर्जी है।
तो मैं ये कहूँगा कि दिल्ली जैसे शहर में सबसे पहला जो कारण जो सबसे ज़्यादा है वो एलर्जी है, जो हम प्रदूषित हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं उसकी वजह से। उसके बाद फिर बाकी इन्फेक्शन, चाहे वो वायरल हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, और फंगल इन्फेक्शन भी होता है। अभी हमने पिछले 2 साल पहले आप सब ने देखा ब्लैक फंगस जो कि कोविड के टाइम हुआ था, वो भी साइनस को ही इन्वॉल्व किया था। तो वो लेकिन बहुत रेयर था, वो हमने सिर्फ कोविड में ही ऐसे इतने सारे केसेस देखे। नॉर्मली अब वो केसेस इस तरह के नहीं आते हैं। हाँ, दूसरी तरह के फंगल इन्फेक्शन जो डायबिटिक्स हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उसमें फंगल इन्फेक्शन होता है। बट पहला कारण जो मैं कहूँगा वो है प्रदूषण की वजह से जो नाक की एलर्जी हो रही है। हमने इवन कई मरीज़ों को ये भी देखा है जिनको सीजनल एलर्जी होती है, कि हम कहते हैं कि आप अक्टूबर नवंबर में या अप्रैल से मई में जब AQI दिल्ली का बहुत बड़ा हो, आप दिल्ली से अगर 100-200 किलोमीटर भी दूर चले जाएंगे तो मरीज़ काफ़ी स्वस्थ और काफ़ी ठीक रहते हैं। तो जिनको भी सीजनल एलर्जी है उनको यही हम कहते हैं कि आप जब भी AQI या पोल्यूशन बढ़े तो आप दिल्ली से थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो आपको एकदम फ़र्क पता लगेगा। तो पोल्यूशन इज़ अ वेरी बिग फैक्टर। बिल्कुल। डॉक्टर सुगंधा, अगर हम प्रिकॉशंस लेने की बात करें, अगर हम इस बीमारी से बचना चाहें, क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, जैसा डॉक्टर ललित ने बताया कि इसका मुख्य कारण एलर्जी होता है। सांस के रास्ते में एलर्जी होना, अस्थमा होना या नाक में एलर्जी होना। तो सबसे पहले तो हमें एलर्जी से बचाव रखना है। जिन लोगों को एलर्जिक सेंसिटिविटी है उनको उन चीज़ों से जो है प्रिकॉशंस लेना है। जैसे बाहर वॉक पे जाएं, मॉर्निंग वॉक पे, इवनिंग वॉक पे, जो कि टाइम होता है जबकि पौधों की जो पॉलन्स होती हैं वो गिरती हैं, तो वो भी एक कारण होता है जिससे कि एलर्जी ट्रिगर होती है। तो आवश्यक है कि वह वॉक करने पे मास्क लगा के जाएं, ऐसी चीज़ों से बचें, प्रदूषण में मास्क का प्रयोग करें, और जब सर्दी जुकाम हो तो उसका इलाज लें, उसको ऐसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर ये बढ़ जाता है, बुखार आने लगे, तो हमें डॉक्टर का परामर्श लेना अनिवार्य हो जाता है। बिल्कुल, यानी कि ये सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कम से कम तुरंत ही लक्षणों को पहचानें और डॉक्टर से संपर्क करें। और हमारे साथ लगातार कॉलर्स भी जुड़ेंगे अभी कुछ समय के बाद, और ये हम सभी से कह रहे हैं अगर आपको भी कुछ जानना है साइनोसाइटिस से जुड़ा हुआ तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, और डॉक्टर्स का एक खास पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है। हम चर्चा कर रहे हैं आखिर कैसे होती है बीमारी और किस तरह से बचाव किया जाए। डॉक्टर अश्विनी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर बच्चों में ये बीमारी हो जाती है तो उनका कैसे ख्याल रखें, कैसे लक्षणों को पहचानें? बच्चों में जो जैसे डॉक्टर यतिन ने बताया कि पोल्यूशन एक मेन कारण होता है एलर्जी से, उनके कारण में नाक में प्रॉब्लम, साइनस में प्रॉब्लम आ जाती है। बच्चों में हिस्ट्री हमें लेना बहुत ज़रूरी होता है कि फैमिली फादर मदर को एलर्जी की हिस्ट्री है कि नहीं। उनका रोकथाम करने के लिए हम उनको इनिशियल लेवल पे ही जल नीति का सिखाना चाहिए बच्चों को कि कैसे नाक की सफाई करनी पड़ती है। एलर्जेंस को अवॉइड करने के लिए मास्क का यूज़ करना। विटामिन डी की कमी के कारण भी देखा गया है कि बच्चों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो उसका सप्लीमेंट देना बच्चों में। और जैसे कि डॉक्टर यतिन ने भी इस पर एम्फेसिस किया था कि जैसे कि हम पोल्यूशन को जितना रोकथाम कर सकें वो तो हमारे बस में नहीं है, हमारे हाथ में, लेकिन हम उनको मास्क देकर और अच्छे से उनका जल नीति करके उसको अवॉइड कर सके तो हम बच्चों में साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम को रोकथाम कर सकते हैं। जी, ठीक है। डॉक्टर ललित, अगर हम यहाँ पे प्रिकॉशन लेने की बात बच्चों के लिए करते हैं तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्या ये छोटे बच्चों में भी हो सकता है, साल भर के बच्चों में, या 6 से 7 महीने के जो बच्चे होते हैं? हो सकता है अगर हमारा इन्वायरमेंट अगर उस बच्चे के लिए अलर्जेंट है, अगर वो पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में है या वहाँ पर मोल्ड उस रूम में बहुत ज़्यादा है। कुछ रूम्स होते हैं जो ओवर क्राउडेड एरियाज़ में बने होते हैं जहाँ पर फंगल इन्फेक्शंस रूम्स में काफ़ी कॉमन होते हैं। रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर लाइटनिंग, सनलाइट नहीं आती है, तो रूम के अंदर मोल्ड डेवलप हो जाता है। मोल्ड मतलब फंगस डेवलप हो जाता है, वो काफ़ी बच्चों के लिए अलर्जेंट होता है। कुछ कॉलोनीज ऐसी हैं जो ओवर कंजेस्टेड है, वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है या वहाँ पर क्लीनिंग हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं होती है, तो वहाँ पर जब पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट होता है तो उनमें एलर्जी की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, श्वेता महाराष्ट्र से। श्वेता जी, अपना सवाल कीजिए, क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी। मुझे पूछना था कि मुझे पिछले कुछ टाइम से साइनस का इशू हो रहा है। उसमें मुझे नाक के ऊपर और मतलब बोथ आईब्रोज के बीच में पेन हो रहा है, पर मैंने टेस्ट करवाया है मेरा, और मैंने इवन सिटी स्कैन करवाया है, पर उसमें इतना कुछ दिख के नहीं आया।
पर उसके बाद भी मेरे को अभी भी उधर ऐसा भारी फील होता है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? डॉक्टर यतिन। देखिए, अगर सीटी स्कैन में जैसे कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो ऐसा लग रहा है कि इथमॉइड साइनसाइटिस हो सकता है, तो इथमॉइड साइनसाइटिस में टिपिकल इथमॉइड साइनस हमारे दो आँखों के बीच में होते हैं। अगर यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन हो या कोई इन्फेक्शन हो तो पेन आपको टिपिकल आँखों के बीच में होगा। बट अगर आप कह रहे हैं कि सीटी स्कैन में ऐसा साइनसाइटिस बिल्कुल नहीं आया है, तो इसका दूसरा कारण एक वैक्यूम हेडेक भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि साइनस एक एसी की तरह काम, अगर उसमें हवा नहीं पहुंचे किसी भी वजह से, किसी भी रुकावट की वजह से, चाहे वो नाक की हड्डी टेढ़ी हो या नाक में कई बार मांस भी बढ़ जाता है, उस वजह से अगर साइनसेस में वेंटिलेशन ना हो, हवा ना पहुंचे, तब भी एक वैक्यूम हेडेक होता है, जिसको हल्का हल्का जो सर में दर्द होता है वो आंखों के बीच में सर के ऊपर रह सकता है। तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो साइनसाइटिस का हेडेक है या वैक्यूम, वो भी एक तरह का साइनस हेडेक ही होता है, बट साइनसाइटिस की वजह से नहीं, वो वैक्यूम हेडेक कहा जाता है, उस वजह से भी हो सकता है। जी, यानी कि ये सिम्टम्स दूसरी बीमारी के हैं, साइनोसाइटिस के नहीं है। साइनसाइटिस का साइनस हेडेक एक साइनसाइटिस की वजह से हो सकता है और एक वैक्यूम हेडेक भी हो सकता है, वो भी साइनस हेडेक में ही माना जाता है, बट इट इज़ नॉट इन्फेक्शन नहीं हुआ है साइनस में, वो साइनस के अंदर पूरी तरह हवा ना पहुंचने की वजह से हेडेक हो रहा है। जी, ठीक है। डॉक्टर सुगंधा, अगर हम बात करते हैं इसमें मेडिकेशन की, तो किस तरह की मेडिकेशन होती है साइनोसाइटिस में, और क्या ये इसमें स्टेरॉइड का भी इस्तेमाल होता है? जी, धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। तो साइनोसाइटिस में सबसे पहले तो जल नीति करनी चाहिए, या फिर सलाइन स्प्रेज आते हैं, नॉर्मल सलाइन स्प्रेज, उनको नाक में डाल। अब उनको कैसे डालना है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिससे कि वो साइनसेस में पहुंचे और साइनसेस की वेंटिलेशन को रीएस्टैब्लिश करें। इसके बाद हम जो है स्टीरॉइड स्प्रे भी देते हैं, और जिनको एलर्जी के साथ ये हो रहा है उसमें एक एंटी कंपोनेंट भी डालते हैं। तो स्टीरॉइड स्प्रे सुन के हमें डरना नहीं है, क्योंकि स्टीरॉइड अगर स्प्रे फॉर्म में जा रहा है तो वो इतना हानिकारक नहीं होता है। स्टीरॉइड हानिकारक तब होता है जब वो लंबे समय के लिए दिया जाए, या फिर वो आईवी जाए, या फिर वो ओरल टैबलेट के फॉर्म में जाए। तो पहले तो ये है कि मरीजों का ये हमें भ्रम जो मिथ है वो दूर करना है कि स्टीरॉइड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारी बॉडी को हार्म करेगा, क्योंकि ज़्यादातर मरीज स्टीरॉइड सुन के ही वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उनको ये सूचना देना बहुत अनिवार्य है कि स्टीरॉइड हमें स्प्रे फॉर्म में लेना, ये ट्रीटमेंट है साइनोसाइटिस का, विच इज़ एन एस्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट। सो साइनोसाइटिस के लिए हमें स्टीरॉइड स्प्रे देना है, डीकंजेस्टेंट देने हैं, जैसे कि ऑक्सीमिटाजोलाइन, ज़ाइलोमिटाजोलाइन, जो कि अंदर की जो सूजन है साइनसिस की, नाक की सूजन, उसको कम करते हैं। और साथ में भाप लेना, यह भी अनिवार्य है। तो दिन में एटलीस्ट ट्वाइस 2 बार भाप लेनी चाहिए सादे गर्म पानी के साथ। तो ये ट्रीटमेंट है। और अगर साथ में बुखार हो रहा है, एक्यूट साइनोसाइटिस है, या फिर कॉम्प्लिकेशंस लग रहा है हमें कि मरीज डेवलप कर रहे हैं, तो एंटीबायोटिक्स की नीड भी पड़ती है। ठीक है। डॉक्टर सुगंधा, क्या ये भी होता है कि मौसम के अनुरूप ही इसमें बदलाव देखा गया है? अगर सर्दियाँ हैं तो दिक्कत ज़्यादा होती है? जी, क्योंकि सर्दियों में कोल्ड ज़्यादा होता है, एलर्जी की समस्या जिन लोगों को सर्दी से है वो और ज़्यादा प्रेसिपिटेट हो जाती है। तो साइनोसाइटिस देखा जाता है कि सर्दियों में ज़्यादा कॉमन है। जी, यानी कि अगर बचाव करना है तो सर्दियों में और ज़्यादा हमें सावधानी बरतनी होगी। डॉक्टर अश्विनी, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं बुजुर्गों में अगर किसी को ये समस्या है तो उनके लिए और ज़्यादा चुनौती भरा हो जाता है, तो ऐसे में उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बुज़ुर्गों में एज के साथ साथ उनके साथ कोमॉर्बिडिटी भी होती हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, आस्थमा, ब्रोंकियल आस्थमा जो बोलते हैं हम लोग, COPD एज अ कंडीशन। तो ऐसे में उनको अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना होता है। ज़्यादा देर पोल्यूशन वाले एरिया में ना जाएं, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन साइट पे ज़्यादा ना जाएं। अगर स्मोकिंग वगैरह की हिस्ट्री रहती है तो उनको अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज स्मोकिंग की वजह से भी साइनस की दिक्कत बढ़ जाती है। और रेगुलर अगर उनको एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है तो एलर्जेंस के रोकथाम के लिए अवॉइडेंस इज़ द बेस्ट फैक्ट, इम्पॉर्टेंट थिंग। अवॉइडेंस करें, जल नीति करें और अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखें, ताकि हम उनको अच्छे तरीके से एलर्जी के माध्यम रोकथाम करके साइनस की भी समस्या का रोकथाम कर सकते हैं। जी, ठीक है। डॉक्टर ललित, और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि पॉल्यूशन के चलते ये जो बीमारी है वो ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? अगर कोई इलाका है, कोई ऐसे घर में रह रहा है जिसके आसपास काफ़ी प्रदूषण होता है, तो ऐसे में उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? क्या घर में एयर प्यूरिफायर अगर लगा है तो उससे मदद मिलेगी?
एयर प्योरीफायर डेफिनेटली बहुत मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की तरह भी काम करता है। अगर आप रात को एटलीस्ट 12 घंटे के लिए घर में रहते हैं और घर में आप अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स आपने काफ़ी लो कर रखा है बिकॉज ऑफ एयर प्योरीफायर, तो वो आपका जो पॉल्यूटेड लोड है, जो पॉल्यूशन लोड आप अंदर इनहेल करते हैं, उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो एयर प्योरीफायर बहुत ही मतलब इफ़ेक्टिव है और आई थिंक जो हाई पॉल्यूटेड एरिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए एयर प्योरीफायर यूज़ करना चाहिए। जो एयर प्योरीफायर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो लोग एटलीस्ट जलनेती करें, स्टीम लें रेगुलरली और एटलीस्ट मास्क जरूर पहनें, क्योंकि एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते तो मास्क से वो काफ़ी हद तक अपने पॉल्यूशन को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए प्रतीम द्वारिका से। प्रतीम जी, अपना सवाल पूछिए। नाम प्रफुल्ल है जी प्रफुल्ल जी, बताइए। क्या ये इन्फेक्शियस है? मतलब अगर जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, कोई मदर है, तो इज दिस इन्फेक्शियस एज वेल? और इसमें नेबुलाइजेशन भी कुछ काम आता है क्या इसको हेल्प करने में? डॉक्टर यतिन, आप जवाब दे दीजिए। सुन नहीं पाया पूरा सवाल क्या एक बार फिर से बोलिए अपना सवाल। See, is this Dr. Sethi, is this infectious? Like I have 2 kids, is it infectious and does nebulization help in this? कह रहे हैं क्या ये इन्फेक्शियस होता है किड्स के लिए? और जो दूसरा आपने क्या सवाल पूछा? नेबुलाइजेशन। नेबुलाइजेशन। नहीं, देखिए साइनसाइटिस बच्चों में ज़्यादातर इन्फेक्शियस ही होता है और बच्चों के अंदर साइनस का ट्रीटमेंट जितना आसान है, मेडिसिन से बच्चे बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। हफ्ते या 10 दिन की एंटीबायोटिक से बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं और अगर ना करा जाए तो बच्चों में कॉम्प्लिकेशन का रेट भी उतना ही ज़्यादा है। तो बच्चों का अंदर साइनसाइटिस एक बड़ा ही पिक्यूलियर एक बिहेव करता है कि अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो आइज़ के अराउंड चेहरे पे स्वेलिंग वगैरह बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करें तो बहुत जल्दी ट्रीट भी होता है। और बच्चों में ज़्यादातर साइनसाइटिस वायरल होता है, तो वायरल साइनसाइटिस जो होता है वो कई बार कम्युनिकेबल होता है, वो स्कूल से लेकर आते हैं और कई बार वो बच्चे जो है आगे अपने बाकी घर में भी अपने सिबलिंग्स को या घर में या और बाकी बच्चों को भी देते हैं। देखिए साइनसाइटिस जो है वो अपर रेस्पिरेटरी यानी ऊपर की जो हमारी सांस लेने की जो प्रणाली है उसका इन्फेक्शन है। इसमें इन्फेक्शन जो नेबुलाइजेशन है इसमें इसका एज सच कोई रोल नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि एलर्जी के अंदर जब रेस्पिरेटरी एलर्जी होती है तो वो पूरे ट्रैक्ट को हमारे इन्वॉल्व करते हैं, यानी नाक से लेके फेफड़ों तक। तो कई बार ये भी देखा गया कि साइनसाइटिस के साथ मरीज़ों को ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियोलाइटिस भी हो जाता है। हाँ, उस केस में अगर लंग इन्वॉल्व है यानी फेफड़े इन्वॉल्व हो रहे हैं और चेक करा जाए, अगर उस फेफड़ों में आवाज़ आ रही है, ऐसी कोई स्पैज़म है, तो उसके अंदर जो नेबुलाइजेशन होता है वो काम करता है। बट सिर्फ साइनसाइटिस केसेस में नेबुलाइजेशन का कोई रोल नहीं है। जी, उम्मीद करते हैं प्रफुल्ल जी को अपना जवाब मिल गया होगा। और वेरी यूजफुल, थैंक यू। बिल्कुल, और ये देखिए साइनस से जुड़ा हुआ आज हम टॉपिक ले रहे हैं और अपने कॉलर से हम यही कहेंगे कि अगर वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कुछ है साइनस और किस तरह से इसके लक्षण दिखते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और रुकेंगे यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। इम्प्रूव द इम्यूनिटी, जिसके कारण हम उनके एलर्जी का रोकथाम कर सकते हैं। जी ठीक है डॉक्टर यतिन, और कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो इस दौरान किए जाते हैं? देखिए साइनसाइटिस के लिए जो बेसिक जो कुछ टेस्ट हैं उसके अंदर जो है एलर्जी के जैसे टेस्ट करे जाते हैं, जिसके अंदर हम एक ब्लड टेस्ट द्वारा ये देखते हैं कि ब्लड में एलर्जी का काउंट कितना ज़्यादा है। तो उसके 2-3 टेस्ट होते हैं जिसको हम प्रिलिमिनरी कराया जाता है। दूसरा जो 2 मेन जो टेस्ट हैं जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि साइनसाइटिस किस लेवल का है और कितने साइनस इन्वॉल्व हो चुके हैं। हमारे चेहरे में 8 साइनस होते हैं, 4 एक तरफ 4 दूसरी तरफ, 8 साइनस। अब वो 8 के 8 साइनस इन्वॉल्व हैं या उनमें से कितने हैं और किस लेवल पे हैं, तो उसको देखने के लिए 2 टेस्ट जो एक ENT सर्जन जो करता है वो है एक नेज़ल एंडोस्कोपी, जो कि एक OPD में हार्डली 5 से 7 मिनट लगते हैं। OPD के अंदर ही नाक को स्प्रे करके उसको हम अंदर से साइनसिस को नाक के अंदर एक एंडोस्कोप डाल के दूरबीन द्वारा अंदर से देख लेते हैं। और दूसरा एक टेस्ट है जिसको कहते हैं CT स्कैन, तो नाक का साइनस का CT स्कैन। इन 2 टेस्ट के ज़रिए हमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये साइनसाइटिस कितना फैला हुआ है और किस स्टेज पर है, और उसके हिसाब से हम जो ENT सर्जन, कोई भी ENT सर्जन अपना ट्रीटमेंट भी डिसाइड उसी बेसिस पे करता है।
तो ये 2 टेस्ट हैं, उसके बाद अगर कोई सर्जरी या किसी की ज़रूरत पड़े तो बाकी टेस्ट और भी करे जाते हैं, बट ये 2 टेस्ट की सहायता से हम काफ़ी अच्छे से चीज़ें डायग्नोस कर लेते हैं। जी डॉक्टर ललित, और क्या जिनको साइनोसाइटिस है उन्हें रात में तकलीफ होती है, सोने में परेशानी, या फिर उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे अगर ऐसी कोई दिक्कतें हैं तो? अगर किसी को रात में सोने में तकलीफ होती है तो सोने में तकलीफ तभी होती है जब उसमें साइनस की वजह से उसमें पॉलिप फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। जब पॉलिप हमारा नेजल कैविटी में आ जाता है तो हमारा जो ब्रीदिंग पैसेज है, जो सांस लेने का रास्ता है, उसमें रुकावट आने लगती है। जब सांस लेने में रुकावट आने लगती है तो पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होनी स्टार्ट हो जाती है, और उस कंडीशन में उसको माउथ खोल के ब्रीथ करना पड़ता है क्योंकि नाक तो ऑलरेडी बंद हो चुकी है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए हमें प्रॉपर डायग्नोसिस बनाएं, सीटी स्कैन अगर हम टाइमली कराएं, अगर कोई पॉलिप फॉर्मेशन है तो उसकी एज सून एज पॉसिबल हमें सर्जरी करा के ही हम ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी को ठीक कर सकते हैं। जी डॉक्टर सुगंधा, अगर किसी को साइनोसाइटिस हो गया है तो क्या ये मेडिकेशन लाइफ टाइम चलती है या बीच में रुक भी सकती है? नहीं, देखिए मेडिसिन जो है वो एक अंतराल पे चलती है, ठीक है। जो स्टेरॉइड स्प्रेज हम देते हैं पेशेंट को, अगर क्रॉनिक है तो स्टेरॉइड स्प्रेज देते हैं, एक एंटी एलर्जिक टैबलेट देते हैं। तो ये जो है कुछ एक 3 to 4 वीक्स के इंटरवल में फिर रिपीट की जा सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक क्रॉनिक समस्या हो गई है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कि एक बार हो गई दवा शुरू हो गई तो वह बंद नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये जब जब सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को तभी दवाई दी जाती है। वो दी जाती है फॉर अ कोर्स ऑफ 3 वीक्स या 4 वीक्स, पर इट इज़ नॉट कि वो प्रोलॉन्ग हमें देनी है, लाइफ लॉन्ग चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मरीज जो है इन चीज़ों का बचाव रखता है, एलर्जी का बचाव रखता है, प्रदूषण से बचते हैं, और जब भी सर्दी हो तो उसका इलाज कराते हैं, तो ये समस्या जो है काफ़ी गंभीर नहीं होती है, क्रॉनिकली नहीं चलती है। जी डॉक्टर अश्विनी, कई बार ऐसा भी होता है, कोई पेशेंट आपके पास ऐसा भी आया है जिन्हें सालों तक ये नहीं पता चला कि उन्हें ये गंभीर बीमारी है। बहुत सारे ऐसे माइनर सिम्टम्स होते हैं जो कि पेशेंट उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, कि हल्का छींके आना, नाक से पानी आना, सीजनल एलर्जी होना, साइनसेस का इन्फेक्शन ना होना, तो वो माइल्ड फॉर्म में रहता है तो पेशेंट उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर ये बीमारी बहुत अंतराल तक चलती रहती है, हम एलर्जी मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिस कारण कि नाक के अंदर के मस्से फूलने लगते हैं, और जिसको टर्मिनेट हाइपरट्रोफी बोलते हैं हम कॉमन टर्म्स में, साइनसेस ब्लॉक्ड होने लगती हैं, उसमें साइनस में इन्फेक्शन होने लगता है, पोस्ट नजल डिस्चार्ज होना, डिस्चार्ज नाक के रास्ते गले में आता है, रेशा। तो वैसे ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो लोग को लगता है कि ऐसी मामूली सी चीज़ है, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जब वो प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, हेडेक होना, आँखों में प्रॉब्लम आनी लगना, इंटर कैंसल हेडेक पेन होने लगना, आँखों की रोशनी जाने लगना, तब उनको लगता है कि चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो अगर बीमारी को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए, उसका डायग्नोसिस बना लिया जाए, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज़ को। डॉक्टर यतीन, और क्या ऐसा भी होता है जिनको स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है, यानी खराटों की प्रॉब्लम होती है, क्या ये भी इससे हो सकता है? मैं आपके इस प्रश्न पे आऊँगा, लेकिन अभी जैसे डॉक्टर अश्विनी ने बताया कि मैं उसको मुझे एक पेशेंट की एक स्टोरी याद आ गई जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आपके मीडिया हाउस के ही एक आपके जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, ही इज़ इन इंटरनेशनल मीडिया हाउस। कई साल पहले नज़रअंदाज कई लोग जो करते हैं उसके ऊपर मुझे ध्यान आया। वो मेरे पास आए और उनका जो था हेडेक की कंप्लेंट से आए, एडमिट हुए हॉस्पिटल में। 2 से 3 दिन के अंदर उनका जो कॉन्शियस लेवल है वो ऑलमोस्ट बेहोश हो गए। तो सब सीटी स्कैन वगैरह, एमआरआई सब उस दौरान हुए, तो उसमें पता लगा उनकी जो साइनस की दिक्कत है इतनी बढ़ गई कि वो ब्रेन तक पहुंच गई थी, और ही वॉज ऑलमोस्ट ऑन अ वेंटिलेटर। तो 2-3 दिन वो वेंटिलेटर पे रहे, और उसमें ये पता लगा कि जो साइनस का इन्फेक्शन था वो उनकी ब्रेन के बाहर उन्होंने पस बना लिया था, जिसको हम एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस कहते हैं। वो एक एब्सेस बन चुका था ब्रेन के पास से, और वो पूरा साइनस का इन्फेक्शन हड्डी को छोड़ता हुआ ऊपर चला गया। तो उनकी धर्मपत्नी ने बताया कि हाँ, इनको कई सालों से दिक्कत रही है साइनस की, लेकिन अपने आप थोड़ी बहुत दवाई वगैरह करके, सिट्राजिन ये सब चीज़ें लेके वो उसको अपना नज़रअंदाज करते रहे, और ये आज इतना बढ़ गया। तो उन मरीज़ की जो सर्जरी है हमारी 6 से 7 घंटे चली, जिसकी वजह से सारा इन्फेक्शन ब्रेन से और नाक से क्लियर करा गया। और आज उस पेशेंट को कम से कम 8 से 9 साल हो गए हैं, वो आज भी मेरे फॉलोअप में है, एंड ही इज़ परफेक्टली फाइन। तो नज़रअंदाज ना करें। तो अगर साइनस के इन्फेक्शन को अगर आप ठीक से ट्रीट नहीं करेंगे तो इट कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। हाँ, कॉम्प्लिकेशन आजकल बहुत कम होती है, बहुत रेयर होती है,
लेकिन जब होती हैं तो आपकी आँख और ब्रेन, दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके अंदर ये साइनस का इन्फेक्शन जा सकता है। जी। जैसे डॉक्टर ललित ने बताया कि नाक बंद होने की वजह से, अब साइनस का इन्फेक्शन अगर मस्से बन जाते हैं और नाक में स्वेलिंग आ जाती है तो हमारी नाक बंद हो जाती है। अब नाक बंद होगी तो सांस लेने के लिए हम मुंह का इस्तेमाल कर देंगे, और जब भी हम मुंह से सांस लेंगे तो खराटे आएंगे। तो कई हमारे पेशेंट जिनको नहीं पता होता है कि उनकी नाक बंद है या साइनस का इशू है, वो कई बार स्नोरिंग की या खराटे की कंप्लेंट से ही आते हैं। और जब हम देखते हैं नाक का उनका कि नाक में रुकावट है और नाक बंद है, तो कई बार साइनस या हड्डी टेढ़ी होने की दिक्कत भी उसमें निकलती है। तो ये स्नोरिंग इज़ ऑल्सो अ कंप्लेंट ऑफ साइनसाइटिस। जी, ठीक है, लेकिन लोग ज़्यादातर इसको इग्नोर ही कर देते हैं। जी। डॉक्टर ललित, आप क्या कहेंगे? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि ठीक है, स्नोरिंग की एक समस्या है, लेकिन उसको भी लोग नज़रअंदाज करते हैं और कभी शायद उसके लिए तो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। स्नोरिंग बेसिकली आज की डेट में एक डे टू डे प्रॉब्लम है। आई थिंक ऐसी कोई फैमिली नहीं है जिसमें कि लोग स्नोर नहीं करते। तो स्नोरिंग के लिए हमारे लिए सबसे पहले होता है कि हम एयरवे स्टडीज़ करें। एयरवे स्टडीज़ में सबसे पहले आपको नाक के रास्ते को ही स्टडी करना है। नाक में कहीं नाक की हड्डी टेढ़ी है या साइनस की वजह से कोई पॉलिप फॉर्मेशन है, साइनस की कंटिन्यूस इन्फेक्शन की वजह से हमारा टर्मिनेट कंटिन्यूसली हाइपरट्रोफीड कंडीशन में चला गया है, जो इरिवर्सिबल हाइपरट्रोफीड हो गया है, जिसकी वजह से एयरवे हमारा कम्प्लीटली ब्लॉक हो चुका है। या फिर दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि कंटिन्यूसली नेजल डिस्चार्ज आता है, उससे भी बनता है। बट मोस्ट कॉमन है कि अगर एयरवे स्टडीज़ हमने टाइमली कर ली है तो हम स्नोरिंग को काफ़ी हद तक ट्रीट कर सकते हैं। अगर नेजल पैसेज का ऑब्स्ट्रक्शन है या पैलेट का इशू है तो हम उसको सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज तो हम सीधे चेस्ट फिजिशियन हमें सीधे सीपैप की तरफ इंडिकेट कर देते हैं। दैट इज़ नॉट ए वाइज डिसीजन। हमें सबसे पहले एयरवे स्टडीज़ करना जरूरी होता है। जी, डॉक्टर सुगंधा, और क्या इसकी रोकथाम एक्सरसाइजेस से, व्यायाम से या योगा से हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उससे पहले जैसे कि डॉक्टर ललित ने बताया कि हमें जांच की आवश्यकता है, यह देखने के लिए कि रुकावट किस स्टेज पे है। क्या वो रुकावट नाक में है, क्या वो रुकावट गले में है, क्या वो रुकावट छाती की वजह से है। तो जब हम ये देख लेते हैं कि ये जो है वजन बढ़ने के कारण ही है, तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल चेंजेस, क्योंकि स्नोरिंग एक तरह से एक लाइफस्टाइल बीमारी भी है। जिनका BMI ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है, या जिनको और सारी बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उनमें स्नोरिंग जो है आगे जाके घातक सिद्ध हो सकती है अगर उसका टाइम से डायग्नोसिस या इलाज ना हो, क्योंकि इसका सीधा असर जो है हमारे हार्ट पे पड़ता है। जब एडुकेट हवा नहीं जाती है नाक में, और गला भी अगर भारी है, गले में जिसको हिंदी में हम काग बोलते हैं, यूबिला, वो भारी है, जीभ भारी है और नाक भी बंद है, तो जब इंसान सोता है रात को तो जीभ भी पीछे की तरफ गिरती है, नाक पहले ही बंद थी और अभी गला भी बंद होने के कारण सांस नहीं आती है। तो इस सब का दुष्प्रभाव हमारे हार्ट पे, हृदय पे पड़ता है। तो हमें इसको यही है कि इनके लक्षणों को पहचानना, रुकावट देखना कि वह किस स्तर पे है, फिर उसका इलाज करना। तो जिन कंडीशंस में मतलब मरीज का वजन अगर ज़्यादा है या लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, वेस्टर्नाइजेशन है पूरी लाइफस्टाइल का, तो उसमें डेफिनेटली योगा की मदद से, लाइफस्टाइल चेंजेस की मदद से, डेली वॉक करने से, वजन कम करने से, थोड़ा अपनी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस करने से डेफिनेटली ये प्रॉब्लम को हमें सोल्यूशन मिल सकता है। जी, डॉक्टर अश्विनी, और आप क्या मानते हैं, क्योंकि हमने देखा कि देश में किस तरह से कोविड की लहर चली और अभी भी कुछ फेसेस है, हालांकि इतना असर नहीं डाल रही हैं, तो क्या उसके बाद भी ये समस्याएं बढ़ रही हैं? यस, कोविड में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो कि एक ब्लैक फंगस की वजह से काफ़ी एक डर सा, एक बहुत भयानक बीमारी आई थी जो कि हमारे आँख को, ब्रेन को इन्वॉल्व करती थी। पोस्ट कोविड भी जो देखा गया है कि लोगों में ये साइनस की समस्या, साइनोसाइटिस की समस्या काफ़ी में इजाफा हुआ है। पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द रीज़न। कोविड के बाद जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं उनमें ज़्यादा एहतियात बरतना चाहिए। जैसे डायबिटिक वगैरह में इनमें म्यूकोरमाइकोसिस की समस्या ज़्यादा होती है। तो इनको ज़रा सा भी, जब भी हमें एहसास होता है या ज़रा सा भी संदेह होता है, तो इनको तुरंत से डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर आप इग्नोर करते हैं तो टाइम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वो एक ऐसी बीमारी है म्यूकोरमाइकोसिस कि वो जानलेवा भी हो सकती है। तो हमें इस नाक की समस्या को कोविड के बाद हम कुछ ज़्यादा ही सतर्क हो गए हैं, और ये अच्छी बात है कि जहाँ अवेयरनेस बढ़ेगी तो पेशेंट को फ़ायदा होता है इससे। ठीक है डॉक्टर यतीन, और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव हैं, या कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें डर है कि उन्हें साइनोसाइटिस हो सकता है?
देखिए पहले तो बच्चे आते हैं इसमें, क्योंकि बच्चों को वायरल इन्फेक्शंस, जैसे डॉक्टर अश्विन ने बताया कि कोविड तो हो गया, कोविड निकल गया जिस तरह से जो भी था, बट उसके बाद एटिपिकल वायरल इन्फेक्शंस इस वक्त बहुत कॉमन है, खासकर बच्चों में। तो एटिपिकल वायरल इन्फेक्शन जिसका कोई टेस्ट नहीं हो रहा है और उसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा, जिनको कफ एंड कोल्ड और साइनसाइटिस हो रहा है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद जो आते हैं एल्डरलीज, यानी जो 60 साल से ऊपर, खासकर ऐसे मरीज़ जिनको डायबिटीज़, हार्ट कंडीशन, किडनी की प्रॉब्लम है, या जो कैंसर के सर्वाइवर्स हैं जिनकी इम्यूनिटी किसी भी तरह वजह से कम है, तो उनको साइनस का इन्फेक्शन और ख़ासकर उसमें फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। तीसरे तरह के जो आते हैं यंग लोग जो एक्टिव हैं और एक्टिविटी की वजह से या काम की वजह से वो दिन भर बाहर जाते हैं। आप जितना आप बाहर घूमेंगे, टू व्हीलर पे घूमेंगे, या जितना आप फील्ड वर्क करेंगे, उतना ही आप पोल्यूशन और पोल्यूटेंट्स के, एलर्जेंस के उतने ही संपर्क में ज़्यादा आएंगे। तो ऐसे लोग ज़्यादा जो कांटेक्ट में आते हैं उनके अंदर जो है प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और कई लोग जो जिनको इनहेरेंट एलर्जीज़ हैं, अस्थमा है, COPD है, स्मोकर्स हैं, तो जिनकी अंदर से ही बॉडी का जो एलर्जी लेवल्स जिनके हाई हैं, वो ऐसे पॉल्यूशन में और ऐसे एलर्जेंस के कांटेक्ट में जब आते हैं तो उनकी बॉडी ज़्यादा रिएक्ट करती है और दे आर मोर प्रोन टू गेट साइनसाइटिस इन्फेक्शन। जी बिल्कुल डॉक्टर ललित, और क्या ये माने कि जेनेटिकली ट्रांसफर डिजीज़ भी ये हो सकती है? जेनेटिकली ट्रांसफ़र डिजीज़ हो सकती है, जिनमें हमें जेनेटिकल स्टडी करनी पड़ती है। इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम एक बहुत रेयर बीमारी है, बट लेकिन लोगों में पाई जाती है, मैंने देखा है कुछ लोगों में मिली है। तो उन केसेस में जनरली हम बलगम को बाहर निकालने की टेंडेंसी जो है वो ख़राब हो जाती है, वो स्पिट आउट करते हैं, बट जो काफ़ी सारा बलगम है जो साइनसेस में कलेक्ट होता है, कई बार वो लंग्स में या फेफड़ों में भी कलेक्ट होता है। तो ये बीमारी जेनेटिक होती है, जो कि एक जेनेटिकली वे से प्रेजेंट करती है। जी ठीक है डॉक्टर सुगंधा, और अगर किसी को जेनेटिकली बीमारी है तो क्या उन्हें ख़ास एहतियात बरतनी चाहिए? अगर उनको पेरेंट्स को इस तरह की समस्याएं हैं तो उन्हें पहले इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए? जी देखिए, इसे हिस्ट्री ऑफ अटोपी भी बोलते हैं, जिनमें कि परिवार में एलर्जी का ट्रांसफ़र होता है, पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होना। और जेनेटिकली अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसा कि डॉक्टर ललित ने बताया, कार्टर जेनर सिंड्रोम हो सकता है, इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम, और साथ में फेफड़ों की समस्या भी हो सकती है। डेफिनेटली उनको ज़्यादा एहतियात बरतने चाहिए। उनको जितने भी हमारे ये पोल्यूटेंट्स हैं, एलर्जेंस हैं, इनसे प्रिकॉशन लेना चाहिए। बाहर निकलें तो जैसे कि हमने इतना वैसे ही चर्चा करी है, मास्क लगाना चाहिए, ज़ुकाम सर्दी हो तो उसका अवश्य इलाज कराना चाहिए, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और अगर लक्षण है तो तुरंत हमें एक चिकित्सक परामर्श अवश्य लेना चाहिए। ठीक है, और क्या माने डॉक्टर सुगंधा, जो गर्मियों का मौसम है उसमें भी इस बीमारी से 2-4 लोग हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सर्दी में ही साइनसाइटिस की समस्या होती है। हम अभी भी रोज़ अपने हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में रोज़ ऐसे मरीज़ देखते हैं, क्योंकि एलर्जी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सीजनल हो। ये कुछ लोगों को पेरिनियल, जिसे कि बोलते हैं कि पूरे साल रहती है, वह भी हो सकती है। डेफिनेटली हमें जो है एहतियात बरतना चाहिए। जी ठीक है, और अभी जो मौसम चल रहा है डॉक्टर अश्विनी जी, क्या करें उसके लिए और किस तरह से यहाँ पर ध्यान रखा जाए अगर कोई साइनोसाइटिस का पेशेंट है? देखिए, जो साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, यस अग्री कि सीजनल वाइज होता है, बट हमारे इंडोर पॉल्यूटेंट होते हैं, इंडोर एलर्जेंस होते हैं, वो भी एक मुख्य कारण होते हैं साइनोसाइटिस क्रिएट करने के लिए। जैसे डस्ट माइट मिक्स होते हैं, वो आपके पिलोज में, मैट्रेसेस में, कर्टन्स में होते हैं, वो तो आपको सालों भर आपका एक्सपोजर रहता है। अगर आपकी हिस्ट्री है एलर्जी की इन चीज़ों से, तो आपको यस प्रॉब्लम हो सकती है इन चीज़ों का। तो हमें प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द मैट्रेसेस, पिलोज वगैरह का साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है। अगर एलर्जी हिस्ट्री है, डस्ट माइट मिक्स है, तो हमें वेट मॉपिंग ज़्यादा प्रेफर करें कंपेयर टू ड्राई डस्टिंग का, इससे रोकथाम कर सकते हैं हम लोग। और जैसे कि धूल मिट्टी में ज़्यादा ना जाएं अगर हिस्ट्री है ऐसी तो। और अगर फैमिली हिस्ट्री चली आ रही है, टोपी की जैसे बात की हमने, एलर्जी की हिस्ट्री है, तो हम स्किन प्रिक टेस्ट के माध्यम से पता लगा सकते हैं किन किन चीज़ों से एलर्जी है, और उसका फिर बाकायदा इलाज है, आगे चल के इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं इसको, सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी। उससे हम एलर्जी का रोकथाम कर सकते हैं। उसके हिसाब से फिर साइनोसाइटिस की समस्या का भी रोकथाम हो सकता है उसकी। जी डॉक्टर यतिन, अगर ये समस्या जिस तरह से आपने पहले भी बताया ब्रेन तक पहुंचती है तो कितनी घातक हो सकती है, और अगर किसी को पता ही ना चले तो क्या सिम्टम इस दौरान होंगे?
ये साइनसाइटिस की जो कॉम्प्लिकेशन है, जैसे मैंने बताया, हमारे साइनस के जो इन्फेक्शन है वो एक बार अगर साइनस के दायरे से बाहर निकला तो वो आँख और ब्रेन को इन्वॉल्व कर सकता है। हालांकि ऐसी कॉम्प्लिकेशन आजकल बहुत कम हो गई है, बिकॉज हमारे पास जिस तरह का ट्रीटमेंट है, जिस तरह की एंटीबायोटिक्स है, तो ये कॉम्प्लिकेशन रेट आजकल बहुत कम देखा गया है। बट कुछ केसेस में जहाँ पे ये नज़रअंदाज किया जाए तो ये आँख को इन्वॉल्व सकता है, मतलब मरीज़ों की आँख की रोशनी, आँख के आसपास सूजन आना, इवन आँख का पैरालिसिस वगैरह पूरा हो सकता है। आँख बिल्कुल हिलना बंद हो जाती है और फिर धीरे धीरे करके आँख की रोशनी भी कर चली जाती है। उस टाइम हमारे पास कुछ घंटे का समय होता है कि अगर आँख को बचा लिया जाए तो ऑपरेशन करके तो वो बच सकती है। ऐसे ही साइनस का इन्फेक्शन ब्रेन के अंदर चला जाता है और वो ब्रेन और साइनस के बीच में एक बहुत पतली हड्डी होती है, कुछ मिलीमीटर की हड्डी होती है। कई पेशेंट्स में वो हड्डी गायब भी होती है, नहीं होती है, लेकिन अगर साइनस का इन्फेक्शन लंबे टाइम रहे तो वो हड्डी गल जाती है और उसकी वजह से जो साइनस का इन्फेक्शन है वो ब्रेन के अंदर पहुंच जाता है और वो ब्रेन में पहुंचने के बाद मरीज़ की जान को खतरा हो जाता है। तो उस टाइम जो ट्रीटमेंट होता है काफ़ी एग्रेसिव होता है, जिसमें सर्जरी, एंटीबायोटिक, कई बार दोनों चीज़ें ही ज़रूरत पड़ती हैं और ताकि मरीज़ की जान बचाई जा सके। जी डॉक्टर ललित, और आप क्या मानते हैं कि अगर नाक की हड्डी बढ़ी हुई है तो भी ये समस्या हो सकती है? नाक की हड्डी बढ़ी हुई है तो कई बार क्या है, हमारा जो साइनस होता है उसकी एक ओपनिंग होती है। ओपनिंग अगर नाक की हड्डी बड़ी होने की वजह से ओपनिंग में रुकावट आ रखी है, अगर उसमें जो पस कलेक्ट हो रहा है साइनस में या डिस्चार्ज कलेक्ट हो रहा है वो बाहर नहीं आ पा रहा है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उस कंडीशन में हमें उसकी ओपनिंग को वाइड करना पड़ता है सर्जिकली और उस बढ़ी हुई हड्डी को काट के निकालना पड़ता है। जी, और इसके अलावा कोई उपचार नहीं है? इसके अलावा अगर ओपनिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है तो उस कंडीशन में हम योगा या जलनीति वगैरह से टाइम बीइंग के लिए उसको मैनेज कर सकते हैं, बट इन लॉन्ग रन आपको सर्जिकली ट्रीटमेंट मस्ट हो जाता है। जी डॉक्टर सुगंधा, हम लगातार बात कर रहे हैं जल नीति की, तो ये क्या पेशेंट के लिए आसान होता है? क्या उन्हें समझाना या आसान होता है किस तरह से जल नीति की जाए, और क्या वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं इसमें? जी मैं आपको बताऊंगी, ज़्यादातर मरीज़ खुद हमें बताते हैं जल नीति कैसे करना है। जब उन्हें हम सलाइन स्प्रे यूज़ करने के लिए बोलते हैं कि आपको ये बड़ी बोतल है, इसको ऐसे स्प्रे करना है, 2 बार दोनों नाक में दिन में 3 बार या 4 बार स्प्रे करना है, ताकि आपके नाक के अंदर जो रिसाव है, जो सिक्रीशंस है इकट्ठी हो रही हैं, वो बाहर निकलती रहे और आपके साइनसिस का जो रास्ता है, जिसे विएटस बोलते हैं, वो ब्लॉक ना हो। तो उनको ज़्यादातर ये पता होता है। बाकी हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं उनको लाइव। ज़्यादातर लोग योगा से आजकल बहुत ज़्यादा अवगत हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल होता है मरीजों के लिए इसको समझना। और जो हम स्प्रेज देते हैं उनके अंदर बड़े लीफलेट्स होते हैं जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। बाकी सबसे बेहतर ये रहेगा कि हम अगर पेशेंट्स को सामने से ये करके बताएं कि कैसे करना है, कुछ समय के लिए पीछे होना है, जिससे कि जो स्प्रे है आपके साइनसिस के जो वेंटिलेशन पाथवे हैं उस तक जा पाए और साइनसिस को खोल पाए। जी डॉक्टर यतिन, और जिस तरह से आपने बताया कि कई बार ये लंग्स तक भी फैलता है इन्फेक्शन, और ऐसे में ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उनके लिए क्या कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है या ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे कि ब्रीदिंग की प्रैक्टिस की जाए? जैसे कि हमने कोविड में भी देखा था कि वहाँ पर वो लगातार ये कहा जाता था कि आप इस बलून को फैलाएं, और दूसरे तरीके जो होते हैं जिससे कि आपकी जो ब्रीदिंग की कैपेसिटी है वो भी बढ़े। देखिए, अगर साइनसाइटिस एलर्जिक है तो जैसे मैंने पहले ही बताया, तो एलर्जी आपकी नाक से लेके फेफड़ों तक पूरा इन्वॉल्व कर सकती है। तो उस केस में ऐसे पेशेंट्स में अस्थमा, साथ में एलर्जिक साइनसाइटिस, और कई ऐसे पेशेंट्स को एस्प्रिन जो कॉमन एक ड्रग है उसकी एलर्जी भी होती है। तो एक ट्रायड होता है ये, जिसके अंदर ये एलर्जी तीनों नाक से लेके फेफड़ों तक इन्वॉल्व करती है। तो साथ में नाक का जो साइनसाइटिस के साथ साथ हमें जो अस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है उसका भी इलाज करना चाहिए साथ में। तो उसके लिए स्प्रेज वगैरह आते हैं, इन्हेलर आते हैं, तो उसका प्रॉपरली उसको यूज़ करना चाहिए। और जहाँ तक योगा की बात है, योगा का महत्व इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जैसे आपने बोला एक्सरसाइज वगैरह, एक बार हमें ये प्रॉब्लम शुरू हो जाए उस वक्त उसको योगा को उससे ठीक करने से बेहतर है कि हम पहले से ही इसके ऊपर एक्शन लें और उसको अपने एक जीवन शैली के अंदर उसको अपना लें। क्योंकि जो हमारा जो लंग्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, वो एक गुब्बारे की तरह है। हम इसको जितना यूज़ करेंगे, जितना उसको हवा से फुलाएंगे, वो उतना ही फैलेंगे। तो योगा के अंदर प्राणायाम और जल नीति दोनों का जो महत्व है वो प्रिवेंशन में ज़्यादा है या अर्ली स्टेज ऑफ साइनसाइटिस या ब्रोंकाइटिस में ज़्यादा है।
एक बार आपका प्रॉब्लम ज़्यादा एक स्टेज से ज़्यादा बढ़ जाए, अगर उस वक्त आप चाहें कि मैं योगा या प्राणायाम करके उसको मैं ठीक कर लूँ तो वो नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप उसको अपने जीवन में जल्दी, हमें पता है कि हम दिल्ली शहर में रह रहे हैं जहाँ पे इतना पॉल्यूशन है, तो हम उसको रेगुलरली एज अ प्रिवेंशन, एज अ सावधानी के लिए ही पहले से ही उसको अपने शुरू करें और इसको एक नियम बना लें कि सुबह जो है आधा घंटा पौना घंटा योगा, प्राणायाम और साथ में जो है जल नीति इसको करें, तो हम इन चीज़ों से बचे रहेंगे। और अगर ये प्रॉब्लम शुरू भी होगी तो ज़्यादा जल्दी नहीं बढ़ेगी और एक तरह से कंट्रोल रहेगी। प्लस दवाइयाँ और वो सब जब भी ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर जो भी लिखे तो आप उसको, चाहे वो नेज़ल स्प्रे है चाहे वो इनहेलर है, वो यूज़ करना ही है। डॉक्टर अश्विनी, और क्या कई बार ऐसे पेशेंट भी आपके पास आते हैं जिनमें आपको लगता है कि सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं और साइनोसाइटिस को समझना मुश्किल हो जाता है? क्या इस तरीके के केसेस आपके देखने में आए हैं अभी तक? ये साइनोसाइटिस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड साइनोसाइटिस बोलते हैं हम लोग। उसमें जो बीमारी है आपकी ब्रेन को और आइज़ को इन्वॉल्व करती हैं। लेकिन कॉमनली क्लिनिकल प्रैक्टिस में साइनोसाइटिस कैन बी इजीली डिटेक्टेड बाय हैविंग अ गुड स्कैन, एंडोस्कोपी करा के बीमारी का पता लगाया जा सकता है। और इनका 100% ट्रीटमेंट भी है और अच्छे तरीके से इलाज किया जाए तो सर्जरी के माध्यम से बीमारी को निकाला जा सकता है। उसकी स्टडी होती है, फंगस है कि बैक्टीरियल है, एलर्जिक है। एलर्जी है तो एलर्जी कंट्रोल के साथ साथ हमें उनका नेज़ल डूसिंग स्प्रे वगैरह करते हैं। बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं। फंगल है तो एंटी फंगल विद स्टेरॉइड वगैरह देते हैं। तो वो उस स्टेज पे आ नहीं पाती हैं कि हमारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, अगर अर्ली बीमारी को पकड़ा जा सके और उसका इलाज कर सके। कॉम्प्लिकेटेड केस में आते हैं हमारे पास अभी, जैसे कि आए थे कोविड के समय में म्यूकर माइकोसिस, जो अपनी ब्रेन को इन्वॉल्व होना, आंखों की रोशनी चले जाना, उसमें हमें उस केस में हमें आई को भी निकालना पड़ता है। उनको ई विसरेशन, ई न्यूक्लिएशन बोलते हैं हम लोग उसको करके, फिर ब्रेन में जाने के बाद फिर एंटी फंगल, एम्फोटेरिसिन वगैरह के इलाज, मेडिसिन देनी पड़ती है ताकि उनका फंगस का रोकथाम कर सकें। जी डॉक्टर ललित, और कई बार ये देखा जाता है कि दिमाग में एयर बबल आ जाता है, इस तरीके की बात की जाती है, तो क्या इसका कारण भी साइनोसाइटिस हो सकता है? दिमाग में एयर बबल बेसिकली अगर ब्रेन एब्सेस होता है जो साइनस के कॉम्प्लिकेशन की वजह से है, तो ये हो सकता है। तो इसमें अगर साइनस इन्वॉल्व है प्लस साइनोसाइटिस के साथ में उसको ब्रेन एब्सेस आ रहा है, तो आपको साइनोसाइटिस का ट्रीटमेंट करना है। साइमल्टेनियसली आपको ब्रेन एब्सेस का भी ट्रीटमेंट करना है, जो कि दोनों ट्रीटमेंट आई थिंक सर्जिकल ट्रीटमेंट होते हैं, तभी हम उसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। जी, और इसके बारे में पता कैसे चलेगा, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? इसमें सिरदर्द एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जो कि आमतौर पर मरीज़ जब भी ब्रेन एब्सेस होता है, सिरदर्द या दौरे आना या हाथ पैरों में कोई कमजोरी आना, पैरालिसिस टाइप का सिम्टम्स, वो हमें देखने को मिलेगा। जी डॉक्टर सुगंधा, और आपसे हम जाते जाते ये जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे साइनोसाइटिस से बचा जाए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, किस तरह का खान पान हो और कैसे सावधानियां बरतें? तो साइनोसाइटिस, जैसे कि हमने इतनी चर्चा की, तो साइनोसाइटिस एक ऐसी समस्या है जो कि अधिकतर काफ़ी लोगों को इफ़ेक्ट करती है। तो सबसे पहले यही है कि क्योंकि हम प्रदूषित एनवायरनमेंट दिल्ली, गुड़गांव में रह रहे हैं, तो हमें ये तो अलर्ट रहना है कि भाई हमें पोल्यूशन से बचना है। अब पोल्यूशन हम ऐसे तो रोक नहीं सकते हैं, तो हमें इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो हम समझ लेते हैं। तो जब भी हम प्रदूषित स्थानों पे जाए या बाहर जाए तो हमें मास्क लगाना है। मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के ड्यूरिंग, जिन लोगों को पता है कि उनको एलर्जी है, पॉलन से एलर्जी है, पौधों से गिरने वाले कणों से एलर्जी है, तो उन्हें मास्क लगाना है। या फिर अर्ली मॉर्निंग वॉक कोशिश करें कि ना करें अगर समस्या बहुत ज़्यादा है। ठंडे खट्टे का परहेज रखना है। या फिर जिन लोगों को ये पता है कि मुझे इस खाने की चीज़ से एलर्जी है, उन खाने की चीज़ों को कम्प्लीटली अवॉइड करना है। जिनको घर में होने वाली धूल मिट्टी से एलर्जी है, या जिनके घर में कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, उनके जो फेदर्स होते हैं, कण होते हैं, उनसे एलर्जी है, तो उनकी साफ़ सफाई रखनी है। या फिर कोशिश करें कि पेट्स अवॉइड करें जिन लोगों को एलर्जी है उनसे। फिर उसके बाद अगर हमें लक्षण पता लग गए हैं, ये लक्षण हैं, तो हमें उनमें बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है कि तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।